आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जनरल सेक्रेटरी का चुनाव होना है, तो आज हम बात करेंगे कि आरएसएस टॉप एग्जीक्यूटिव को कैसे सिलेक्ट करता है। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप जरूर अवेल करें, बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। तो सैटरडे को मतलब आज के दिन सर कार्यवाह जनरल सेक्रेटरी 1500 मेंबर्स ऑफ अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा एबीपीएस द्वारा चुना जाएगा। ये जो इलेक्शन होता है वो हर 3 साल में होता है, नागपुर में होता है। और इस बार जो है वो मीटिंग बंगलुरु में होगी बकायदा, ना कि नागपुर में। और क्योंकि कोविड है तो सिर्फ 600 एबीपीएस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ये अटेंड करेंगे, बाकी वर्चुअली वोट करेंगे कोविड की वजह से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, मैंने पूरा इतिहास कवर किया है। आरएसएस पे 1 घंटे का पूरा सेपरेट सेशन है। हिस्ट्री क्या रही आप देखिएगा। आरएसएस 1925 को फाउंड हुई। केबी हेडगेवार की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। गोलवलकर की, गुरुदेव गुरुजी की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। तो इन सब की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है और पूरा इतिहास कवर किया, आप देख लीजिएगा। मोहन भागवत की बायोग्राफी रिव्यू की है। आरएसएस में अभी 50 से 60 लाख लोग मेंबर्स हैं, शाखाएं लगती हैं। और आरएसएस को बैन भी किया था। आपको याद होगा कि जब महात्मा गांधी को मारा गया था तो आरएसएस को बैन कर दिया था, फिर वो बैन हटाया गया था बाद में। 35 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस के अंदर आती है। एक अम्ब्रेला है आरएसएस, जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। ऐसा बोला जाता है कि बीजेपी भी आरएसएस, अभी जो बीजेपी चीजें कर रही हैं वो काफी हद तक आरएसएस की आइडियोलॉजी से मिलती है। तो बीजेपी भी एक तरीके से आरएसएस, और बोला जाता है कि भैया देखो, लीडर जो होता है बीजेपी में, ऐसा कहना है, कितना सच है मुझे नहीं पता, कि उसमें आरएसएस की बैकिंग होती है। यानी कि आरएसएस से डायरेक्ट एंट्री है बीजेपी में, अगर आप बढ़िया हैं तो। देखिए, बहुत आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। आरएसएस एक हिंदूवादी संगठन है, हिंदुत्व, अखंड भारत की बात करते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, इसको मैं बिल्कुल नकारूंगा नहीं। देखिए, सिंपल सी बात है, मेरा जो अप्रोच रहता है, जो सही है वो बोलना चाहिए, ठीक है। तो सही ये है कि आरएसएस, कभी भी कोई मुसीबत आएगी तो आरएसएस के वॉलंटियर सबसे पहले पहुंचते हैं। अगर बाढ़ आएगी तो आप आरएसएस के वॉलंटियर्स को सबसे पहले पाएंगे। अगर कोई और प्रॉब्लम होगी तो आरएसएस के वॉलंटियर सबसे पहले जाएंगे। तो आरएसएस काम में भी बहुत ज्यादा हाथ बटाती है, ये बिल्कुल सही बात है, इससे नकारा नहीं जा सकता। कोई भी दिक्कत होगी तो वॉलंटियर्स आते हैं, पहुंचते हैं, और वो काम भी करते हैं, काफी बेहतरीन काम करते हैं, ठीक है। तो आरएसएस का जो जनरल सेक्रेटरी है सर कारवाह, वो चुना जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, हर 3 साल में इलेक्शन होता है और अब इलेक्शन होना है। जो इलेक्शन होता है वो एबीपीएस के ही थ्रू होता है। ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है आरएसएस की। 1500 मेंबर्स हैं, ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्टिव स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो स्वयंसेवक, आरएसएस के जो वॉलंटियर्स है, जो लोग काम करते हैं, वो स्वयं सेवक कहलाते हैं। तो ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और उसके बाद एबीपीएस सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो डिसीजन होता है वो एबीपीएस का ही होता है। एबीपीएस हर 3 दिन में, मतलब मार्च के दूसरे और तीसरे हफ्ते में मिलती है। एनुअली इनकी मीटिंग होती है। देखिए, एनुअल भी ये मिलते हैं। नागपुर मेन गढ़ है, लेकिन नागपुर में अभी महाराष्ट्र में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैले, इसलिए बंगलुरु शिफ्ट किया गया। तो हर दूसरे तीसरे हफ्ते में एबीपीएस मिलती है, लेकिन इस बार जो है वो सिर्फ 2 दिन के लिए ही था जो मीटिंग हुई। आपको बता दो, अब आप सोचेंगे कि सर, क्या सर संघ चालक जो आरएसएस के चीफ है, कौन है आरएसएस के चीफ? मोहन भागवत। तो क्या आरएसएस के चीफ का भी इलेक्शन होता है? बिल्कुल नहीं। देखिए, एबीपीएस जो है, जैसे जनरल सेक्रेटरी जो होता है, जो सेकंड इन कमांड है, उसका इलेक्शन हर 3 साल में होता है। लेकिन सर संघ चालक जो है वो जब तक चाहे तब तक वो पोस्ट रख सकता है। सर संघ चालक मतलब संघ का चालक, यानी कि चीफ ऑफ आरएसएस। तो उसके लिए एबीपीएस काम नहीं करती है। तो इलेक्शन जो होते हैं सेकेंड डे ऑफ दी 3 डे मीटिंग, यानी कि 3 दिन की मीटिंग होती है और दूसरे दिन इलेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन अभी 2 दिन की ही मीटिंग हुई है,
तीसरा दिन है ही नहीं, तो दूसरे दिन में ही फैसला हो जाएगा, यानी कि आज फैसला होना है। सैटरडे को मैं ये लेक्चर ले रहा हूं, 20 मार्च है आज फैसला होना है। तो जो इनकम्बेंट सर कारवाह है, यानी कि अभी जो जनरल सेक्रेटरी है सर कारवाह, वो इन्फॉर्म करता है डेलीगेट्स को कि क्या काम हो रहा है, क्या काम हुआ है, 3 साल में मैंने क्या काम किया है, और अब मेरा टर्म एंड हो गया है। मार्च से लेकर, जैसे अभी सर कारवाह चुना जाएगा, तो अब उसकी जो अवधि होगी वो 2024 तक होगी, फिर अगला इलेक्शन मार्च में होगा, ठीक है। और फिर जो इनकम्बेंट, जो अभी सरकारवा है, वो ये बताते हैं कि अब अगला सरकारवा जनरल सेक्रेटरी चुनने का वक्त आ गया है। एक इलेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, सीनियर फंक्शनरीज है उनमें से एक इलेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद ये सीनियर फंक्शनरी सरकारवा का नाम सजेस्ट करता है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप देख रहे हो कितना स्ट्रक्चर कितना बेहतरीन है, जबरदस्त स्ट्रक्चर है, कुछ भी कहिए। यहां पे 3, 4, 10 लोग सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर बढ़िया है। ये यहां पे 1500 लोग चुन रहे हैं, 10-15 नहीं 1500, तो एरर का कोई चांस ही नहीं है। 5 लोग गलत हो सकते हैं, 10 लोग 20, चलो 30 गलत हो जाएंगे, 1500 नहीं गलत होंगे। उसके बाद इस नाम को एक्सेप्ट किया जाता है, और फिर सर कारवा जो है उसको इलेक्ट किया जाता है मीटिंग के दूसरे दिन, जो कि मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते में होती है। फिर जो नया जनरल सेक्रेटरी है वो अपनी पूरी टीम अनाउंस करता है, ठीक है। अभी जो प्रेजेंट सिस्टम है, ऐसे ही नहीं है कि आप मान लीजिए कि 30 साल 25 साल के तो सीधा आप सर कारवा हो जाएंगे। मैं आपको थोड़ी हायरार्की बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप आरएसएस में जा रहे हैं तो आप स्वयं सेवक बनेंगे, ये लोएस्ट पोस्ट है, स्वयं सेवक। उसके बाद आप बनेंगे शाखा प्रमुख, फिर आप शाखा प्रमुख, जो शाखा लगती है ना, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है आरएसएस की, तो शाखा को आप लीड करेंगे। उसके बाद आप बनेंगे महानगर कारवा यानी कि सेक्रेटरी, फिर आप बनेंगे प्रचार प्रमुख, प्रमोशंस का चीफ, उसके बाद आप बनेंगे सहप्रांत प्रचारक, और फाइनली आप बनेंगे सर कारवा, और उसके बाद फिर चीफ होता है, ठीक है। तो ये हायरार्की है। तो इलेक्शन की बात करें तो आप ऐसे नहीं कि सर कारवा जनरल सेक्रेटरी बहुत बड़ी पोस्ट होती है ना, सेकंड इन कमांड। जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा इन पोस्ट ये सारी आपके पास होंगी, प्लस आप 50 साल अर्ली 50s में, बेसिकली हम ये देखते हैं कि सर कारवा का इलेक्शन होता है। इमरजेंसी में इलेक्शन नहीं हुआ था, और 1993 में जब बाबरी मस्जिद का केस हुआ था तब आरएसएस को बैन कर दिया गया था। अभी अगर बात करें तो आरएसएस के पास जो एग्जीक्यूटिव हेड है, पूरी कंट्रोल है ऑर्गेनाइजेशन की। करंट सर कारवा है सुरेश भैयाजी जोशी, लगातार 4 साल से वो सर कारवा रहे हैं। 2009 में उनको सिलेक्ट किया था, इस समय 74 साल के हैं, तो 12 साल हो गए उनको, और वो सर कारवा हैं, और इस साल उनका टेन्योर खत्म हो रहा। हो सकता है अगली बार भी, ऐसा नहीं है कि 3 साल बाद अलग बनाया जाएगा, एक भी हो सकते हैं। एचवी शेषाद्री थे, 1987 से लेकर 2000 तक 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स तक ये सर कारवा रहे थे, और अभी सुरेश भैयाजी जोशी, तो काफी लंबा टेन्योर रहा है। 2009 से लेकर 2021 तक ये सर कारवा रहे हैं। अच्छा, अभी कौन है? नॉर्मल प्रैक्टिस जो है, बेसिकली जो डेप्यूटीज होते हैं सह सर कारवा, ठीक है, जो डेप्यूटीज होते हैं, जैसे एक सर कारवा जनरल सेक्रेटरी की कैबिनेट होती है, कैबिनेट मतलब एक ग्रुप होता है, उसमें 3 से 4 लोग होते हैं। तो भैया जी जोशी के जो सह सर कारवा हैं वो हैं दत्तात्रेय होसाबाले, सुरेश सोनी, डॉक्टर कृष्ण गोपाल, मनमोहन वैद्य, बी भागेश और सीआर मुकुंद। इन्हीं में से सर कारवा जो है वो चुना जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि एक्सेप्शंस भी होते हैं, जरूरी नहीं है कि सह सर कारवा के ही ये पार्ट ऑफ डेप्यूटीज हो, अलग भी हो सकते हैं। जैसे अगर बात करते हैं हम भैया जी जोशी की, तो ये एक्सेप्शन है, ये सर कारवा 2009 में इलेक्ट हुए, लेकिन ये सह सर कारवा नहीं थे, ये अखिल भारतीय सेवा प्रमुख थे ऑफ द आरएसएस, तो वहां से इनको सिलेक्ट किया गया। तो जोशी भी एलिजिबल है लेकिन री इलेक्शन के लिए, लेकिन 74 साल के हो गए, तो अब काफी टाइम हो गया, तो बेस्ट यही है कि अब नया जनरल सेक्रेटरी चुना जाए। और जो ये सेक्रेटरी चुना जाएगा, कयास ये लगाया जा रहा है कि 2025 के बाद भी, मतलब 2 टर्म तक तो एटलीस्ट ये रहेंगे ही रहेंगे। तो इस तरीके से आरएसएस के डेप्यूटी का, एग्जीक्यूटिव का सिलेक्शन किया जाता है, मतलब जनरल सेक्रेटरी का। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर है, आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।